Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back with छोटा सा मिनी एस्थेटिक एंड प्रोडक्टिव सा व्लॉग. सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं जो फिजिक्स है उसकी जो हमारे पास पूरे बुक के फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगी. एंड उसके अलावा यूनिट नंबर 13 और 14 रिलेटिविटी और पार्टिकल फिजिक्स जो है उससे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को था कि वो जो चैप्टर है क्वार्क वाला कि उसके अंदर लॉन्ग बन के आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकते हैं, उसमें कैसे हम याद करें, उसका भी काफ़ी इशू था. तो वो मैं डिस्कस करूंगी. एंड पर कुछ स्टडी से रिलेटेड एंड कुछ हमारे पास मोटिवेशनल टाइप या इशू कह सकते हैं जो काफ़ी सारे बच्चों को था और वो कह रहे थे कि आप इस पर काइंडली बात करें. सो वो मैं एंड पर करूंगी. सो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ. एंड उसके अलावा जो फिज़िक्स है उसके जो है मैंने पहले कभी एज सच इतने फॉर्मेटिव और सबमिटिव जो है टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाई, जस्ट बिकॉज फिज़िक्स जो है उसके अंदर इतने ज़्यादा टॉपिक जो है वो फॉर्मेटिव नहीं है बट स्टिल हैं. सो इस वजह से मैंने कहा वो डिस्कस कर लूँ. एंड अभी आई थिंक हमें बायो से थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी क्योंकि बायो के अंदर काफ़ी सारे जो है हमने टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिए हैं कि बायो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किन टॉपिक्स पर आपको जो है किन टॉपिक्स मुश्किल टॉपिक्स को आप आसान करके पढ़ सकते हैं. एंड ये सब कुछ उसके जो लास्ट वाला सेकंड वाला पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह कल तक हो सका तो मैं अपलोड कर दूंगी. एंड उसके बाद हम जो है अब फिजिक्स की तरफ आएंगे. फिजिक्स का देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर हैं, उसके अलावा मुश्किल टॉपिक्स को आसान करके कैसे कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप हो गए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादातर अब बात करेंगे. सो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता भी काफ़ी टाइम है, लाइक एक मंथ 2 मंथ है तो काफ़ी इंशाल्लाह तब तक हो जाएगा. एंड मैंने एज यू नो कि पहले भी मैंने बताया कि एट दी एंड आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग अभी सिर्फ अपने जो स्टडी है उस पर फोकस करो, हर एक चीज़ को अच्छे से करो, हर एक लाइन को रीड आउट करो. याद करना है या नहीं करना बट एटलीस्ट किसी चीज़ को चॉइस पर मत छोड़ो. ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप किसी चीज़ को चॉइस पर छोड़ोगे. एंड अभी किसी भी इम्पॉर्टेंट किसी भी यूट्यूब चैनल पर जो लोग आजकल जो है दे रहे होते हैं कि आप लोगों के 90% अबव परसेंटेज जो है वो कंफर्म है, बस ये क्वेश्चन कर लो, तो भाई उन्होंने पेपर नहीं बनाया. अगर उन्होंने पेपर बनाया होता तो आज वो खुद उनको इतना पता होता तो आज वो खुद पता नहीं किस किस स्टेज पर होते. हर एक बनते का सिर्फ एक हमारे पास एस्टिमेशन और एक गेस होता है, एस्टिमेटेड गेस होता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये चीज़ आ सकती है, वो चीज़ आ सकती है. एंड मैं भी जो चीज़ बताती हूँ वो भी मैं अपने अंदाज पर बताती हूँ. और आप लोग जो चीज़ मुझसे पूछते हो कि भाई इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, आपने कैसा किया है, आपका क्या तरीका है, मैं सिर्फ वो डिस्कस करती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद पता होता तो मैं 10th की टॉपर ना होती, मैं 9th की टॉपर ना होती और अभी फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ क्यों रही होती, मैं वही चीज़ें करती. सो बेसिकली इसी वजह से वो जो टॉपिक्स है वो मैं अभी नहीं बता रही क्योंकि अभी सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी और मेरी, हम सबकी ये होनी चाहिए कि हम अपने कॉलेज वालों के मुताबिक अपने कॉलेज के टेस्ट को प्रिपेयर करें, अब उसके सिलेबस पर फोकस करें और बुक को अच्छी बार एक बार जो है रीड आउट ज़रूर करें. उसके बाद जब आप बुक को कर लेते हो देन जाहिर सी बात है उसके बाद अगर आपको कहीं से एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है और आपको अगर कोई कह रहे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है. तो इस वजह से वो चीज़ें जो है मैं लास्ट में दूंगी जब आप लोगों की तैयारी वगैरह आप लोगों ने जितना पढ़ना हुआ पढ़ लिया देन उसके बाद आप इंपॉर्टेंट चीज़ पर जाएं. बिकॉज अगर एक बच्चा मेरी वजह से किसी चीज़ को किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ को करे और बाकी चीज़ को छोड़ ले और पेपर में वो नहीं आता और उसका वो पूरा चैप्टर जो है ख़राब जाता है तो भाई बहुत बड़ी बात है. ये कोई लाइक कैमरे के पीछे या आगे बैठकर किसी को बोलना कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत बुरी बात है. यानी एक टाइप की ये मैनिपुलेशन हो सकती है काइंड ऑफ. तो कभी भी ऐसी इन चीज़ों को इन दोनों में फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एंड किसी चीज़ में प्रॉब्लम है वो मैं आपको डिस्कस आपको वो बता सकती हूँ बट मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ किसी चीज़ को चॉइस पर नहीं छोड़ना. और मेरी जो ज़्यादातर वीडियोस होती हैं वो इसी चीज़ पर होती है, आपको फोर्स करने में कि भाई ये चीज़ अगर मुश्किल है तो इसको आसान करके भी आप कर सकते हो. सो आई गेस बहुत ज़्यादा भाषण हो गया. एंड अभी हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के जो टॉपिक्स है वो. सबसे पहले जो हमारे पास फिजिक्स का है वो पेज नंबर 6 पर हमारे पास जो एस्टिमेशन वाला है, पेज नंबर 7 तक ये सारा हमारे पास फॉर्मेटिव है. इसके अंदर हमारे पास लाइक हमारे पास इससे कुछ भी बनकर नहीं आएगा. देन उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 फुल है, यूनिट नंबर 3 जो है
ये भी फुल है, सिर्फ इसके अंदर हमारे पास जो पेज नंबर 30 है, 31 है, 32 है, इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो फॉर्मेटिव है, वो नहीं आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये सारा सबमिटिव है। एंड उसके अलावा हमारे पास क्या है कि पेज नंबर जो है 41 पर हमारे पास क्या है, पेज नंबर 42 पर सॉरी, इसमें हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है रॉकेट एंड उसके बाद कैरेट प्लेयर्स की और बॉल एंड बैट की, तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल जो है ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 पूरा सबमिटिव है, इसमें हर एक चीज़ को करना है और हर एक चीज़ इंक्लूड है। देन उसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 भी पूरा हमारे पास क्या है, सबमिटिव है, हर एक चीज़ इंक्लूड है, तो इसको भी करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमारे पास सारा जो है वो हमारे पास सबमिटिव है, इसको भी सारा ही करना है। एंड ये पेपर है, ये बाद में डिस्कस करती हूँ मैं। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जो है वो भी हमारे पास क्या पूरा फॉर्मेटिव है, इसमें भी हर एक चीज़ करनी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कह सकें कि ये जो है सब फॉर्मेटिव है तो हम नहीं करेंगे, हर एक चीज़ इसमें करनी है। उसके बाद हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो फॉर्मेटिव है। सो वो मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट में बताती हूँ। पेज नंबर वेट, हाँ, पेज नंबर हमारे पास 138 में हमारे पास है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो ये हमारे पास टॉपिक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या फॉर्मेटिव है, सो इसको आपने बेसिकली नहीं करना। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेव वाला चैप्टर। सो वेव वाला चैप्टर जो है अभी हमने जो है यहाँ तक की है, हमने इंटरफेरेंस तक की है, साउंड इंटरफेरेंस यहाँ तक की है। उसके बाद हमारे पास जो फिजिक्स के हमारे 2 पीरियड होते हैं बेसिकली, एक हमारे पास सर लेते हैं और एक हमारे पास मैम लेती हैं। तो सर ने जो है यहाँ से पीछे से स्टार्ट करवाया था, तो उन्होंने आज हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, रिलेटिविटी उसका पार्टिकल फिजिक्स का। एंड ये वाला चैप्टर जो है मैम करवा रही थी। एज यू नो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मेरी उन मैम की तबीयत खराब हुई एंड वो अचानक से गई और उनको कैंसर था और लास्ट स्टेज था उनका, तो वो डायग्नोज नहीं हो पाया, दैट्स वाई उनकी डेथ हो गई। सो इस वजह से ये वाला चैप्टर जो है उन्हीं के इंतजार में यहीं तक पड़ा हुआ था, इसके आगे नहीं पड़ा। सो यूनिट नंबर 9 के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मेटिव है, यानी मे बी ये सारा सबमिटिव हो एंड शायद कोई टॉपिक फॉर्मेटिव हो, बट मुझे नहीं पता, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारे पास क्या है, पूरा जो है वो हमारे पास फॉर्मेटिव है, इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप कह सके ये सबमिटिव है, सॉरी पूरा जो है सबमिटिव है, कोई टॉपिक फॉर्मेटिव नहीं है, ओके। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, तो काइंडली मुझे अगर रियलाइज हो जाए तो मैं कर लेती हूँ, बट आप लोगों ने ध्यान से करना, ठीक है। देन उसके बाद पेज नंबर 209 पे हमारे पास क्या है, रजिस्टर इन अ सीरीज ये वाला, और उसके अलावा हमारे पास जो पैरेलल है ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है, ये इंक्लूड नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट पे एक टॉपिक आता है कार्बन फाइबर इन अ कंक्रीट ब्रिज, हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मेटिव है, ठीक है। देन उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर जो है ये हमारे पास क्या है, सबमिटिव है, तो ये सारा करना है, कोई चीज इसके अंदर फॉर्मेटिव नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी के अंदर हमारे पास क्या है, इसके है ही 2 पेज, तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये सारा करना है। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास लास्ट पे 252, ये टाइम एज अ 4th डायमेंशन इन अ क्या है, स्पेस टाइम मॉडल। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है, इसको आपने नहीं करना। देन उसके बाद जो यूनिट नंबर 14 है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो फॉर्मेटिव है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले पेज नंबर आपने खोल देना है 261, मैटर एंड एंटीमेटर, ये वाला हमारे पास नहीं है इंक्लूड। उसके अलावा हमारे पास ये जो एसिमेट्री मैटर ये सारा हमारे पास नहीं है। एंड ये हमारे पास क्वार्क से ऊपर तक हमारे पास ये जो है इंक्लूड नहीं है, लाइक इससे ये सारा फॉर्मेटिव है। उसके बाद हमारे पास आगे सारा है, लेकिन उसके बाद हमारे पास पेज नंबर, एक मिनट, ये रहा पेज नंबर हमारे पास 274, हमारे पास नहीं सॉरी, ये पेज नंबर 275 पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेशन से लेकर हमारे पास एंड तक ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक 277 तक ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेटिव है, इसको नहीं करना। सो बेसिकली ये सबमिटिव और फॉर्मेटिव टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए, काफ़ी थोड़े से हैं बट फिर भी दिल को सुकून मिल जाता है अगर थोड़े बहुत भी पता चल जाए। सो ये बेसिकली MCQs हैं जो मैंने करेक्ट ऑप्शन जो है इसके ऊपर लगा भी दिए हैं। सो आप इसको खुद भी सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये हमारे पास जो लास्ट
13 और 14 है उसी का बेसिकली टेस्ट है जो आज हुआ है, सो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाई इज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मटेरियल पार्टिकल टू मूव विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर भी सी स्क्वायर नीचे भी सी स्क्वायर आएगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो एम नॉट ऊपर है वो हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और मैस इनफाइनाइट हो नहीं सकती क्योंकि उसके लिए फिर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ अ स्पेशल थ्योरी फॉर रिलेटिविटी, तो स्पेशल थ्योरी फॉर रिलेटिविटी हमारे पास शॉर्ट के अंदर भी आ सकता है, लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, तो ये हमारे पास दो पोस्टुलेट्स थे, जो एक हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था और इसके बाद है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद है हाउ द क्वार्क चेंज इन अ बीटा डीके, तो ये भी चैप्टर के अंदर से ही है कि बीटा डीके हमारे पास कैसा होता है, बट बीटा डीके दो, एक हमने पहला वाला पढ़ा था डीके के अंदर, बीटा डीके के अंदर, ठीक है, कि एक पॉजिटिव डीके होता है और एक नेगेटिव डीके होता है, लेकिन ये क्वार्क के रिस्पॉन्स से आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट स्पीड ऑफ अ रॉड रिलेटिव टू ऑब्जर्व इट्स लेंथ इन द मेजर टू हाफ ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ, तो ये भी हमारे पास एक्सरसाइज का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो काइंड ऑफ अगर आप देखें तो हमारे पास ज़्यादातर जो बोर्ड लाइक जाहिर सी बात है जो हमारे टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको पता होता है कि पेपर किस तरह बनकर आता है। एग्जैक्ट वो वही क्वेश्चन तो नहीं देख सकते बट काइंड ऑफ वो हमारे पास उनकी वो प्रिपरेशन हमें वही करवाते हैं। तो अगर आप क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ही अगर आप ज़्यादा अच्छे से कर लो, लास्ट में जो कॉन्सेप्चुअल है तो ज़्यादातर हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस वही से आता है। मैंने 9th के पेपर भी दिए, 10th के पेपर भी दिए हैं, तो मैंने जो एक चीज़ रियलाइज़ की है वो ये है कि हमारे पास ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल कोई भी बाहर से कोई चीज़ नहीं आती। एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन हैं वही हमारे पास कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वहाँ पर अगर ट्रेन का जिक्र कर दिया है कि ट्रेन की स्पीड इतनी है तो वो वहाँ पर चेंज करके कार दे देंगे, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और कुछ भी नहीं होता। सो इस वजह से जो बच्चे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज के नहीं करते हैं उनको पेपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को रट्टा नहीं लेकिन समझ लेते हैं उनको पेपर इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं लगता। अगला हमारे पास है एक्सप्लेन द क्वार्क फैमिली ऑफ पार्टिकल्स इन अ टर्म ऑफ देयर मासेस, स्पिन एंड चार्ज, तो इस तरह के लॉन्ग बनकर आ सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन एंड मास वेरिएशन, सो इस तरह के क्वेश्चन जो है इन दोनों में से बनकर आ सकते हैं। सो ये बेसिकली जो है पेपर था, सॉरी टेस्ट था, एंड आज हमारा जो है HLP का हमारे पास सिलेबस भी लग गया है, एंड आई थिंक मेरी एनर्जी इसी वजह से थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है जस्ट बिकॉज पता नहीं क्या हो गया, बट स्टिल आई हैव टू डू ऑल माई वर्क जस्ट बिकॉज आई हैव नो मोर चॉइस कि मैं किसी चीज़ को छोड़ूँ एंड कुछ करूँ। एंड लास्ट में मैंने कहा था मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे काफ़ी सारे आई गेस कुछ दिनों से एक बच्चा है, एक बच्ची है, एंड आई डोंट नो हर नेम, बट मुझे ये भी नहीं पता कि वो हर है, हिज है, कौन है, ही है, शी है, मुझे ये चीज़ नहीं पता, बट स्टिल उन्होंने एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट थी, आई डोंट नो, बार बार बोल रही हूँ मुझे नहीं पता कौन है जेंडर उनका, बट स्टिल मुझे एक चीज़ 3-4 बच्चे कंटिन्यूसली मुझसे कह रहे थे कि एट दी एंड मोमेंट हो गया है, हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हमारे पास जो है टाइम हमारे पास, हम पढ़ना चाह रहे हैं बट वो एनर्जी नहीं आ पा रही, एंड उसके बाद समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें, टेस्ट देते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, उसके अलावा हमसे कोई चीज़ समझ नहीं आती, कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर नहीं है तो हमें रट्टा मारना पड़ता है, और रट्टा मारो तो वो भूल जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं बट हमारे पास वो रिजल्ट मिल नहीं पाता, तो काइंड ऑफ डीमोटिवेट हो जाते हैं, एंड दैट्स द नेचुरल थिंग कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई उन बच्चों को प्रॉब्लम है हमको नहीं है, हमको लाइक हम सबको नहीं है, भाई तुम्हें भी यही प्रॉब्लम है, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, सबको ये प्रॉब्लम होता है, बट थिंग इज दैट कि आप इसे टैकल कैसे करते हो। सो बेसिकली सबसे पहले अगर मोटिवेशन की बात आए, इससे पहले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि एज सच पर्सनली मैं देखूँ तो मुझे कभी जिंदगी में मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि अगर मुझे एक चीज़ चाहिए तो बस मुझे वो करनी है, और किसी भी हाल में मुझे चाहिए, मैं अपनी तरफ से उसके अंदर 100% एफर्ट्स पुट करूंगी कि वो चीज़ मुझे मिले, हर हाल में मिले। अब अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो इट्स ओके, शायद उससे बेहतर चीज़ अल्लाह ने मेरे नसीब में रखी होगी, बट मैं स्टिल अपनी तरफ से 100% पुट करती हूँ, तो इस वजह से मुझे कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक कभी कभार ऐसा होता है ना, एक ये डिफरेंस बहुत है कि लोगों को मोटिवेशन का मीनिंग ही नहीं पता। लोगों को लगता है कि भाई अगर मैं कुछ कर नहीं पा रहा तो इसका मतलब है मैं डिमोटिवेट हूँ, मेरे टेस्ट में नंबर सही नहीं आ रहे इसका मतलब है कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं। भाई तुम्हें मोटिवेशन का मतलब पता होना चाहिए, और फिर वो मोटिवेशन ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम ये देखो ये हमेशा मैं डर गई, ये जब भी मैं करती हूँ वीडियो बनाती हूँ गिर जाता है, सो आई थिंक आई हैव टू रिमूव दिस जस्ट बिकॉज इसने मेरा दिल निकाल लिया। एनीवे, तो मैं ये बता रही थी कि लोगों को मोटिवेशन का मतलब ही नहीं पता। मैंने काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि वो क्या करते हैं कि
वो जब कोई काम नहीं कर पाते तो उनको ऐसा लगता है हम डिमोटिवेट हैं, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं। एंड वो अपना इतना ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि वो मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं। एंड उनको फिर जब कहीं जाकर मोटिवेशन मिल रही होती है तो फिर कुछ ना कुछ होता है, वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनका पूरी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ पर निकल जाते हैं कि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि दूसरा हमें मुझे पुशअप देगा, देन मैं जाकर जो है कुछ करूँगा। तो ज़िंदगी में हर कोई तुम्हें पुशअप देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को खुद ही मोटिवेट करना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोगों को लगता है कि अगर मुझसे कोई काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि मैं डिमोटिवेट हूँ। नहीं भाई, तुम्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब तुम्हें कोई चीज़ तुमसे नहीं हो रही, सो यू जस्ट नीड अ ब्रेक। तुम्हें एक एक जो है ना छोटा सा नैप जो है कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत है, छोटे से रेस्ट की ज़रूरत है, छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है, हर एक चीज़ से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। चाहे वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 3 दिन की हो। लोगों से जब कुछ होता नहीं है तो वो अपने आप को डीमोटिवेट करके कि भाई मेरी मोटिवेशन तो डाउन है, इस वजह से वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं और अपने आप को मजीद अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो जब आपसे कोई चीज़ नहीं होता तो भाई थोड़े देर के लिए ब्रेक ले लो उस चीज़ से। उसके बाद उसी उससे बढ़कर एनर्जी आपके पास होगी और आप उसके पास जो है उस एनर्जी से जाओगे और वो करोगे। जैसे कि लेट्स सपोज, मैंने आपसे शायद पहले भी जिक्र किया था कि कभी कभार ऐसा मेरा भी फेज आता है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रही, तो फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अगर उस वक्त जैसे कि लेट्स सपोज आज मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे आज फिजिक्स का पढ़ा नहीं जा रहा, लेट्स सपोज, एंड मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, एंड मैं स्टिल किताब लेकर बैठी हुई हूं, तो भाई मैं सबसे बड़ी बेवकूफ हूं। क्योंकि एक तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रही, मेरे नंबर वही 0 आने हैं क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, एंड स्टिल मैं उसको देख रही हूँ, तो मैं अपने आप का दिमाग मजीद खराब कर रही हूँ, मजीद अपने आप को क्या कर रही हूँ, अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हूँ। क्योंकि उस किताब के एक तो मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, और मजीद मैं क्या कर रही हूँ कि भाई मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं पढ़ लूँ। इससे भाई ट्रिपल आपका टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आज मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मैं उस किताब को उसी वक्त पीछे कर लूँ एंड 1 दिन का ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आऊँ उसके पास, तो एक ये कि मैं अपने आप को फ्रेश भी कर दूंगी, अपने आप को एक पुरसुकून उसमें इन्वायरमेंट में भी रख लूंगी, एंड देन अगले दिन जब मैं आऊंगी तो काइंड ऑफ मेरे अंदर मोटिवेशन और काइंड ऑफ एनर्जी भी होगी। तो अगर आपका किसी काम को नहीं करता करने का, तो एटलीस्ट उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो। उसके बाद यकीन जानो अगले दिन आपको खुद उस काम को करने का दिल करेगा, और जब आपका दिल करता है किसी काम करने को, तो आपकी उसके अंदर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारा तो कभी भी दिल नहीं करता, तो हम क्या करें? तो भाई आप लोग का मुझे नहीं पता, आप लोग क्या करो। लेकिन कुछ ऐसे, क्योंकि ये चीज़ जो है मुझसे क्लास में एक बच्ची ने पूछा था कि आप इतनी मोटिवेटेड होती हैं, आप कभी भी आपने नहीं कहा कि मेरा पढ़ने का दिल नहीं करा, मेरा ये नहीं करा, मेरा वो नहीं करा, तो ऐसा क्यों है? तो मैंने उनको जब ये बताया कि जब मेरा पढ़ने का दिल नहीं करता तो मैं छोड़ देती हूँ, तो अगर आपका भी ऐसा होता है तो आप छोड़ देते। उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मेरा तो कभी भी नहीं करता, तो मैं जिंदगी भर के लिए छोड़ दूँ। तो फिर मैंने उन्हें ये कहा कि ठीक है, जब आपका नहीं करता तो आप उस चीज़ को करें ना, आप जिंदगी भर के लिए छोड़ें, फिर आप वो चीज़ करें जब जिसके अंदर आपका दिल करता है। तो फजूल में आप क्यों यहाँ पर अपना दिमाग खराब कर रही हैं, अपने पेरेंट्स के पैसे ज़ाया कर रही हैं, एंड फजूल में आके टीचरों का भी दिमाग खराब कर रही है, उनका भी रिजल्ट खराब कर रही है, कॉलेज का भी रिजल्ट खराब कर रही है, अपनी भी हेल्थ खराब कर रही है, अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाउट पे लगाकर फेल वाले नंबर ले रही हैं। सो ऐसा क्यों कर रही हैं आप? सो बेसिकली ये चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप, एक जो सबसे अच्छी ट्रिक मैं बताती हूँ कि जब भी आप जिंदगी में डीमोटिवेट हो रहे हो ना, तो भाई जस्ट 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 अपने पेरेंट्स को देखो कि भाई उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी से लेकर अपने बुढ़ापे तक अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर दी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। वो सुबह जाते हैं काम पर एंड रात को वापस आते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, नहीं खाते लेकिन सुबह का नाश्ता करते हैं, रात को आते हैं, रात का खाना खाते हैं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि भाई मैं आज डीमोटिवेट हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैंने काम नहीं करना। उन्होंने कभी कहा ये नहीं, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारा जो है फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं। इस दुनिया में वाहिद ऐसा एक, मैं कहती हूँ, बॉन्ड और एक ऐसा रिलेशन अगर मैं कहूँ है, तो वो सिर्फ पेरेंट्स हैं हमारे, जिनको हमारी कामयाबी से जो है जाकर खुशी होगी, और जिनको हमारी कामयाबी से ऐसा लगता है कि भाई हमने अपनी ज़िंदगी को सही जगह पर इन्वेस्ट किया है। तो कभी भी अगर तुम डीमोटिवेट हो रहे हो ना, तो रात को अपने बाबा को आकर देखो, उनके पाँव देखो, उनके पाँव के नीचे के निशान देखो, जिन्होंने
लाइक जवानी से लेकर अभी तक जो तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। एंड इससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे तुम्हें ही फायदा हो रहा है, तुम्हारा फ्यूचर ही जो क्या कर रही हूँ, फ्यूचर ही जो है ब्राइट हो रहा है, ब्राइट स्केर्ड। ओके सॉरी ब्रो, लाइक यू नो रमज़ान है, मैं ब्लेम नहीं करी रमज़ान को, बट स्टिल एनर्जी डाउन हो जाती है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ना है, फिर व्लॉग बनाना, इट्स नॉट इजी टास्क ब्रो। सो एनीवे, वो सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं एंड तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, और यही उनकी कामयाबी है। एंड मुझे से लगता है कि उन्होंने इतना सब कुछ जो हमारे लिए किया है, तो मुझे से लगता है एट दी एंड उनको एक ऐसा मोमेंट फील कराना जिस पर वो प्राउड फील करे, और जिस पर वो ये सोचे कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो कुछ मैंने किया वो सही जगह पर गया, वो ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही है। ये कुछ बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि काइंड ऑफ इस तरह की कुछ बात करें, सो मैंने कहा शायद उनको मेरी बात से थोड़ा बहुत अल्फाज टूटे फूटे थे, इधर उधर थे, बट एडजस्ट करके कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगी। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सो क्या कर रहे हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जल्द अज जल्द 100 लोगों की कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो बाय बाय।